हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर, यानी पोषक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोषक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग उसके अंदर का जो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, उसको बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जो आपको सभी एग्जाम में काम आने वाला है। बहुत ही डिटेल के साथ ये शॉर्ट्स नोट है, आप इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पोषक, ठीक है। पोषक तत्व क्या होता है? तो पोषक तत्व, पोषक जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प पोषक और दूसरा क्या होता है? बहुल पोषक, ठीक है। अल्प पोषक और बहुल पोषक। अब अल्प पोषक इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, और जो बहुल पोषक होता है उसको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अल्प और इसको बहुल कहते हैं। क्लियर? अब इसका इस्तेमाल एमजी में किया जाता है। जो माइक्रो होते हैं यानी अल्प होते हैं उसका इस्तेमाल एमजी में करते हैं, और जो बहुल होते हैं यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग ग्राम में करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है। तो जो माइक्रो होता है उसका यूज़ हम लोग एमजी में करते हैं, और जो मैक्रो होता है उसका ग्राम में किया जाता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब क्या क्या आएगा न्यूट्रिएंट? पोषण, पोषण में क्या क्या आता है? पोषण में आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आता है, उसके बाद हमारा फैट आ जाएगा, फैट, प्रोटीन आ जाएगा। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सभी जो आएंगे हमारे पोषण में आएंगे। तो पोषण में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? हम एक शर्करा होती है, ठीक है। और ये किस में आएगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट। अभी हमने बताया कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है उसका जो यूज़ है हम लोग किस में करते हैं? ग्राम में करते हैं, ठीक है। तो यह माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक दिन में कितना लेना चाहिए? लगभग 300 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए। और जो फैट है, फैट का इस्तेमाल जो है लगभग 80 ग्राम करना चाहिए, ठीक है। और जो ये फैट है ना, ये भी मैक्रो में आ जाएगा, यानी ये भी हम लोग इसका इस्तेमाल जो है ग्राम में करेंगे। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? बहुल पोषक तत्व। और इसका इस्तेमाल लगभग 80 ग्राम पर डे करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ओनली 80 ग्राम। और कार्बोहाइड्रेट का कम से कम 300 ग्राम। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जो प्रोटीन है हमारा, इसका जो सेवन है इसका भी सेवन ग्राम में किया जाता है। और जो चीज़ का सेवन हम लोग ग्राम में करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी बहुल पोषक तत्व, ठीक है। और प्रोटीन का इस्तेमाल भी ऐसे ही किया जाता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? सोयाबीन, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है सोयाबीन में होता है, फिर दालों में, मशरूम में, शाकाहारी में, मतलब मशरूम एक शाकाहारी है, और इसका इस्तेमाल जो है प्रोटीन के रूप में किया जाता है। ये सभी में बहुत प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन मिलता है। और आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है, इसके अनुसार बताया गया है कि लगभग 85 ग्राम, यानी हमें हर रोज़ जो है 85 ग्राम जो है दाल लेनी चाहिए प्रतिदिन, रोज़, ठीक है, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग। फिर मांसाहारी स्रोत की बात करें तो ये जो हमने सोर्सेज देखा है ये सभी जो है शाकाहारी, सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, ये सभी जो है किस में आ जाएगा? शाकाहारी में आ जाएगा। अब मांसाहारी सोर्स की बात करें तो मीट हो गया, एग हो गया। और तो जो एग होता है ना, यह लगभग, इसमें एग में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, जो लोग एग का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। जो एग होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वाइट एग, और दूसरा होता है येलो एग, ठीक है। जो वाइट एग होते हैं उसमें लगभग 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और जो येलो एग जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको लगभग 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और जो एडल्ट होते हैं उनको कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो जो शरीर का भार होता है, शरीर के भार का 0.8 ग्राम, मतलब जितना बॉडी वेट है, ठीक है, उसका 0.8 ग्राम लगभग, शरीर के भार का 0.8 ग्राम जो है इस्तेमाल होता है, यानी कि हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 80 ग्राम, ठीक है। अगर किसी का वेट 100 ग्राम है, 100 केजी है, तो उसको लगभग कितना चाहिए? लगभग 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब देखिए, अब टीनेजर्स की बात करें
जो 13 से लेकर के 17 साल के बीच होते हैं उनको कितना आवश्यक होता है। तो जो टीनेजर्स होते हैं 11 से लेकर के 17 साल के बीच में, तो शरीर के भार का लगभग 0.95 ग्राम जो है इस्तेमाल उनको चाहिए। मतलब रोज़ जो है उनको लगभग 0.95 ग्राम इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, जो टीनेज होते हैं 13 से 17 साल तक में। और जो चाइल्ड यानी जो अगर बच्चा है तो 2 ग्राम ऑफ द बॉडी वेट, उसके बॉडी का मतलब उसके बॉडी का 2 ग्राम जो है उसे चाहिए। और जिम जाने वाले व्यक्ति हैं तो शरीर के भार का 2 ग्राम जो है उसको चाहिए। तो ये प्रोटीन हो गया। ये प्रोटीन भी हम लोग आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये बस ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट में प्रोटीन आता है और इसका इस्तेमाल जो है किस में, ग्राम में किया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन्स। ये भी बहुत अच्छा हमारा पोषक तत्व है, आप सभी जानते हैं। तो प्रोटीन का जो सेवन है मिलीग्राम में करते हैं, यानी कि mg में किया जाता है। और हमने बताया जिसका भी सेवन mg में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, यानी अल्प पोषक में आ जाएगा ये अल्प पोषक तत्व। ठीक है, अल्प पोषक तत्व मतलब कि ये अल्प पोषक तत्व हुए होते हैं जिसका इस्तेमाल कम होता है तो भी हमारी बॉडी में चल जाता है। तो देखिए, जो विटामिन्स होते हैं, ये विटामिन्स का जो यूज़ है यह मिलीग्राम में होता है। ठीक है, अब लेकिन एक अपवाद के रूप में है विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह माइक्रो में आ जाएगा। ठीक है, मतलब सारे जो जितने भी विटामिन सी के अलावा विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, ये सभी जो हैं ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट में आएंगे, बहुल पोषक तत्व में आएंगे। सॉरी, माइक्रो में आएंगे। ठीक है, अल्प पोषक में आएंगे। बट जो विटामिन सी है ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइक्रो में। ठीक है, बहुल पोषक तत्व में, इसलिए इसका सेवन ग्राम में होगा। और ये जो बाकी विटामिन है इनका जो सेवन है हम लोग किस में करेंगे, इनका सेवन जो है हम लोग mg में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर। ठीक है, वाटर, तो जो पानी होता है लगभग 5 लीटर पर डे, 5 लीटर पर डे इस्तेमाल करना चाहिए मनुष्य को। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुल पोषक तत्व है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसको ग्राम में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पानी से हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पानी पीने से हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी या कितनी एनर्जी मिलेगी, तो नो एनर्जी। ठीक है ना, पानी से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, 0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट मिनरल्स की अगर हम बात करें, मिनरल्स देखिए, मिनरल्स जो है इसको mg में सेवन करेंगे, mg। ठीक है, यानी कि माइक्रो में आ जाएगा। और अल्प पोषक तत्व है, मिनरल्स की बात करें 2 प्रकार के होंगे, एक हो जाएगा आपका कौन सा, एक हो जाएगा माइक्रो मिनरल्स और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मैक्रो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, माइक्रो, यानी बहुल खनिज। तो अगर हम माइक्रो की बात करें अल्प खनिज और मैक्रो जो हो जाएगा बहुल खनिज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं माइक्रो और मैक्रो में, तो जो हमारे मिनरल्स होते हैं यानी कि अल्प खनिज वाले जो होते हैं, क्या क्या आ जाएगा, आयरन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, CO कोबाल्ट। ठीक है ना, उसके बाद सल्फर हो गया। तो ये जो है सब माइक्रो में आ जाएंगे। ठीक है, अल्प खनिज है, आयरन, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, सल्फर। अब बात करें बहुल खनिज की, तो इसको कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी जो हैं इसमें आ जाएंगे। कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये हमें बहुत बहुल खनिज के रूप में शामिल करना चाहिए अपने पोषण में। ठीक है, अब बात करें आयोडीन की बात करें, तो जो आयोडीन है इसका कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य होता है मस्तिष्क के विकास में, यानी बच्चों के मस्तिष्क के विकास में जो है इसका इस्तेमाल होता है। किस लिए होता है, बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है उसके विकास में सहायता करता है और मानव शरीर के विकास में भी जो है सहायता करता है। ठीक है, अब बात करें सोर्सेस, यानी कि तो ये चीज़ें समझ में आई। जो आयोडीन होता है यह मस्तिष्क के विकास में, बच्चों के मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है और थायरोक्सिन हार्मोन
के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके निर्माण में हेल्प करता है। और तीसरा पॉइंट है मानव शरीर के विकास में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब सोर्सेज की बात करें, कहाँ कहाँ से आयोडीन मिलता है, तो एक तो आयोडीन युक्त नमक का सेवन हम लोग करते हैं, वहाँ से आयोडीन मिलता है। जो हमारे समुद्री भोजन होते हैं यानी सी फूड्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स, ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जो सी फूड में आ जाएंगे। एनिमल्स भी होते हैं जैसे सी फिश वगैरह, तो ये सब किस में आ जाएगा, ये सब जो है हमारा प्लांट मतलब कि आयोडीन यहाँ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर हम साल्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि सॉल्ट में लगभग आयोडीन, अगर हम नमक लेते हैं एक दिन पर डे नमक लेते हैं, अगर आप एक दिन में लगभग 5 से 10 ग्राम नमक का सेवन कर रहे हैं तो उससे हमें कितना आयोडीन प्राप्त हो रहा है, 100 से 150 यूजी हमें जो है प्राप्त हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 5 से 10 ग्राम पर डे नमक का सेवन करते हैं तो उससे कितना आयोडीन प्राप्त होता है, 100 से 150 यूजी, ठीक है। अब बात करें कुछ और फैक्ट जो आयोडीन से संबंधित है, तो आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, घेंघा रोग यानी ग्वाइटर, ठीक है, मंद बुद्धि, श्रेटिनिज्म, बौनापन, ड्वार्फिज्म, ये सभी जो है अगर किसी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई तो घेंघा रोग हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है और बौनापन जैसे हो सकता है। और अगर बॉडी में आयोडीन की मात्रा अधिक हो गई तो हिग्जोथैलेमिक ग्वाइटर भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। तो ये हम लोगों ने कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा, ठीक है, कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पहले देखा कि क्या क्या होता है, आप देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो को हमने देखा, फिर देखा कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, फिर देखा फैट को, फिर प्रोटीन को, उसके बाद हम लोगों ने विटामिन्स को देखा, फिर वाटर को देखा, मिनरल्स को देखा, आयोडीन को देखा, ठीक है। ये सभी जो है हमारे एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ये सभी जो विटामिन्स है, सारे न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने देखा। अब ये हमने ऊपरी ऊपरी देखा है कि ये हमारे आते हैं पोषण में, तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ करने वाले, बहुत अंदर के फैक्ट को हम लोग निचोड़ के पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, ये जो तैयार होता है कार्बोहाइड्रेट, यह दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक मिलता है कार्बन और दूसरा H2O यानी वाटर। तो कार्बन प्लस पानी से मिलता है क्या, हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट। अगर इसके रेशियो की अगर हम बात करें तो CHO, ठीक है, CHO, C का रेशियो 1 है, H का रेशियो 2 है, ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:1। इसका रेशियो नंबर आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कि क्या है, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अन्य फैक्ट की बात करें तो आप देखेंगे कॉमन नेम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शर्करा, ठीक है, शर्करा या शुगर कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसको शर्करा या शुगर के नाम से जाना जाता है। सामान्य सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, CnH2nO2। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, CnH2nO2, CnH2nO2, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य होता है हमारे बॉडी को एनर्जी देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। उसके बाद सबसे छोटी इकाई होती है ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है, और उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12 और O6। तो हमने 3 फैक्ट देखे कार्बोहाइड्रेट्स। उसका सबसे पहले क्या देखा, उसका सबसे पहले नाम देखा, शुगर के नाम से जाना जाता है, फॉर्मूला क्या है
NH2NO2 ग्लूकोज इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखिएगा, CnH2nOn। ठीक है, और ये हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। अब इसके फॉर्मूले का अगर हम और टुकड़ों में तोड़ें तो आप देखेंगे इसके और भी पार्ट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, जैसे ट्रायोस कैसे बनता है, अब जिस भी वर्ड में ओज लगे लास्ट में तो इसका मतलब वो वर्ड क्या है, वो है क्या, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम मान लेते हैं तो C3H6O3 ये क्या बना, ये बना ट्रायोस। अगर ये टुकड़ों में तोड़ा गया है तो इससे फिर ये जो है निकल के आएंगे। ठीक है, टेक्ट्रोस, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। टेट्रोस का फॉर्मूला क्या होता है, C4H8O4। पेंटोस, ठीक है, C5H10O5। हेक्सोस, C6H12O6। ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये सभी जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं और ये उसके प्रकार। ठीक है, और इसके मेन प्रकार हम लोग देखेंगे, ये तो इससे मिल के तैयार होता है, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। अब बात करते हैं मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड में शुगर की मात्रा होती है लगभग 1 से ज़्यादा, 1 से कम, यानी वो 1 शुगर। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 9 शुगर हो सकती है, और पॉलीसैकेराइड में 10 से लेकर के इन्फिनाइट हो सकता है, मतलब बहुत सारी शर्कराएं जो है पॉलीसैकेराइड में हो सकती हैं। ठीक है, तो मोनो में 1 होता है, ओलिगो में 2 से 9 होता है, और पॉली में 10 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मोनोसैकेराइड। ये क्या है भाई, आइए इसको देखते हैं। ये सभी तीनों जो हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो है इसमें कितनी शुगर होती है, 1+ शुगर हमने बताया। यह 2 नामों से जाना जाता है, एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं पेंटोस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेंटोस, और दूसरे को हेक्सोस। पेंटोस और हेक्सोस के नाम से जो है जाना जाता है। पेंटोस क्या है, पेंटोस और हेक्सोस ये क्या होते हैं, देखिए। पेंटोस जो है वह डीएनए और आरएनए जो हमारा है इसी पेंटोस से मिलकर तैयार होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हेक्सोस क्या होता है, हेक्सोस यह ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट्स, उसमें फ्रैक्टोज होता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है हेक्सोज कहलाएंगे। और ये हेक्सोज किसका पार्ट है, ये सभी मोनोसैकेराइड के पार्ट हैं, जो कि उसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है, 1+ होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज डीएनए और आरएनए कहलाएंगे, हेक्सोज ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज कहलाएंगे। फिर बात करते हैं ग्लूकोज। ठीक है क्या ये ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है इसको रक्त शर्करा के नाम से जाना जाता है, ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, इसको कॉर्न शुगर भी कहते हैं, मकाई शर्करा कहते हैं, यूनिवर्सल शुगर भी कहा जाता है, सार्वत्रिक शर्करा कहते हैं, या ग्रेप्स शुगर के नाम से भी जाना जाता है, अंगूर शर्करा। ये एक अपवाद के रूप में ना इसको शामिल किया गया है, ये जो है ना ये एक अपवाद के रूप में इसको शामिल किया गया है। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो फ्रैक्टोज होता है, ठीक है, जो फ्रैक्टोज होता है वो फ्रूट्स में पाया जाता है। तो फिर जब फ्रैक्टोज फ्रूट्स में होता है तो ये अंगूर में ग्लूकोज कैसे, तो एक अपवाद के रूप में अंगूर में ग्लूकोज पाया जाएगा। अदरवाइज जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं सब में क्या है, फ्रैक्टोज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ग्लूकोज हम लोग देख रहे थे, ग्लूकोज को ब्लड शुगर, कॉर्न शुगर, यूनिवर्सल शुगर या फिर ग्रेप्स शुगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ग्रेप्स में भी जो है ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा इंसुलिन। इंसुलिन है क्या, तो देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन का जो निर्माण है हमारे अग्नाशय में होता है, यानी पैनक्रियाज में होता है। ठीक है, पैनक्रियाज में होता है। और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का निर्माण अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि ब्लड शुगर लेवल वो कंट्रोल में है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में बहुत
अधिक शर्करा हो गया, यानी हमारे बॉडी में बहुत अधिक शुगर हो गया, या फिर हम कैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई हमारे बॉडी में, हम जो भी कुछ खा रहे हैं तो अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, वो बहुत ज़्यादा जो है फैट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जब वो बहुत ज़्यादा है तो फैट में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इंसुलिन, हमारा जो अग्नाशय है वो इंसुलिन का निर्माण करता है, तो इंसुलिन क्या करता है, इसको बैलेंस कर लेता है। अगर अगर हाई शुगर है तो उसको बैलेंस कर लेगा, अदरवाइज वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो है यह कितना होता है, यह फास्टिंग और आफ्टर मील यानी खाने के बाद। ठीक है, तो आप जब फास्टिंग में देखेंगे तो फास्टिंग में देखिए यह लगभग खाली पेट देखा जाए तो 60 से 80, ठीक है, mg हो सकता है, 60 से 80 के बीच खाली पेट होता है। और भोजन के बाद यानी आफ्टर मील जो है 120 से 140 जो है हो सकता है। ये फास्टिंग, ये एग्जैक्ट नॉर्मल जो है इतना रहता है ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, 60 से 80 खाली पेट यानी फास्टिंग में, और आफ्टर मील 120 से लेकर के 140 के बीच में। और एक रैंडम टेस्ट होता है, रैंडम टेस्ट उसको कहते हैं, जैसे अचानक टेस्ट, ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट करवा लिए खाए पिए, या फिर ये 2 स्टेप ना करा के डायरेक्ट एक स्टेप करा लिए खाना खाने के पहले या बाद, कभी भी, तो उसमें जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए उसमें 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा हाँ, एक और कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और उसको जो है ब्लड शुगर लेवल, अगर वो आती है चेकअप कराने तो उसका ब्लड शुगर लेवल जो है मान लीजिए 300 निकलता है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, उसको शुगर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरा सुबह से दिन भर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का सेवन कर रहे हैं, या फिर अंगूर खा रहे हैं, या फिर ऐसे फ्रूट्स ले रहे हैं जिसमें ग्लूकोज की मात्रा हाई है, तो एक दिन, उस दिन हमारा ब्लड शुगर लेवल, अगर मीठा बहुत सेवन करें, मीठा मीठा खा रहे हैं तो उस दिन हो सकता है, तो एक दिन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट 2-3 बार टेस्ट कराने के बाद जब रिपोर्ट्स आती है तो फिर कहा जाता है कि हाँ उसको डायबिटीज़ हो गया है। अब ये डायबिटीज़ है क्या, देयर आर 2 टाइप्स, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 जो होता है उसका जो पैनक्रियाज होता है वो असामान्य रहता है, मतलब कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या काम करता है, वो इंसुलिन का निर्माण करता है, इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसका जो अग्नाशय है नॉर्मल नहीं है, तो फिर जब इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा, अगर अग्नाशय पैनक्रियाज नॉर्मल नहीं है तो इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है वो जेनेटिक होती है। ठीक है, मतलब पैनक्रियाज इसमें सामान्य रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और इसमें इंसुलिन का निर्माण होता ही ये है जेनेटिक, जैसे कि पेरेंट्स को है तो उसके बेबी को भी हो सकता है, ये टाइप 2 में आ जाएगा, ये उतना डेंजरस नहीं होता है। अब बात करें शुगर, शर्करा, तो यह जो है इससे संबंधित कौन कौन से हार्मोन होते हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का श्रावण हो रहा है तो उसका उसका क्या काम है, उसका काम है कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर लेवल है वो इंसुलिन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, देन वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ग्लाइकोजन हार्मोन है वो हमारे बॉडी में अगर फैट है, जैसे मान लीजिए जब खाली पेट वगैरह रहते हैं फास्ट फास्ट में, उस वक्त भी ग्लाइकोजन जो है शुगर देता है, एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, अगर हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं फिर भी हमें एनर्जी मिलती है, ये फैट या लिपिड को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है, जो हमारे बॉडी में बहुत एक्स्ट्रा प्रोटीन है उसको जो है शुगर में कन्वर्ट कर देना, तो ये होता है किसका कार्य, ये होता है शुगर का कार्य। अब बात करते हैं फैक्ट, हमने ग्लूकोज के बारे में देखा, हमने अब फ्रैक्टोज को देखेंगे। ठीक है, फ्रैक्टोज का फुल फॉर्म क्या होता है, C6H12O6, क्या बोलेंगे इसको, C6H12 और O6 फ्रैक्टोज। इसको फल शर्करा के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ से मिलता है, फल, शहद, गन्ना। ठीक है, एक अपवाद के रूप में हमने बताया क्या, अंगूर, क्योंकि अंगूर में ग्लूकोज होता है ना कि फ्रैक्टोज होता है। ठीक है, बाकी सभी फल हो गया, शहद हो गया, गन्ना, सभी में फ्रैक्टोज मिलेगा। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब बात करते हैं गैलेक्टोज।
गैलेक्टोज क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो जो गैलेक्टोज होता है यह प्राइमरी मिल्क शुगर या प्राथमिक दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है C6H12O6। गैलेक्टोज का फार्मूला C6H12O6। इसको ब्रेन शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है गैलेक्टोज? गैलेक्टोज जो है निर्माण में, किसके? प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है। प्रोटीन से ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, और ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसको कहते हैं FSH और LH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये कैसे बना? ये प्रोटीन जो है ये कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोप्रोटीन में, और ये ग्लाइकोप्रोटीन से हार्मोन्स बनेंगे FSH और LH। FSH यानी फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलेंगे, LH को लिक्वेटिंजिंग हार्मोन कहेंगे। ये दोनों का काम क्या होता है? अंडे के निर्माण में, ठीक है, फीमेल्स में एग निर्माण में FSH मतलब FSH जो है यह हेल्प करता है, और ओवरी जो है ओवरी से बाहर निकलने में एग को LH मदद करता है। यानी कि सिंपल सी बात कि एग के विकास में जो है ये दोनों हार्मोन्स हेल्प करते हैं, और यह गैलेक्टोज शुगर उसमें होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पेंटोज। पेंटोज के बारे में हमने पीछे बताया है, यह DNA और RNA में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5। C5H10 और O5। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA का क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला, फुल फॉर्म क्लियर हो गया? डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो DNA जो होता है वह C5H10O4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O4, ठीक है, C5H10O4। और इसका क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड का C5H10O5, ठीक है, दोनों का याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अब देखिए, अब ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक ग्रुप्स क्या होते हैं? आपने ऐसे ऐसे वर्ड्स कहीं ना कहीं देखा होगा, ये OH CHO और ये ऐसा, तो कहीं भी क्रियात्मक ग्रुप्स बनते हैं। ये अगर कहीं फॉर्मूलेज में अगर OH दिखाई दे इसका मतलब अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप। CHO है तो उसको एल्डिहाइड कहेंगे, और ऐसा अगर C डबल बॉन्ड और O है तो इसको कीटोन कहेंगे, ठीक है। OH दिखेगा तो अल्कोहल, CHO होगा तो उसको एल्डिहाइड, और C और डबल बॉन्ड O होगा तो कीटोन कहलाएगा। जैसे ये कौन से क्रियात्मक, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे ग्लूकोज है, ये कौन से क्रियात्मक समूह में आएगा? तो ये एल्डिहाइड में आएगा, ठीक है, यानी CHO में आएगा, ठीक है। फ्रक्टोज कीटोहेक्सेज या कीटोन में आएगा, यानी कि इसमें आएगा। फिर गैलेक्टोज जो है ये भी इसमें आता है, यानी कि एल्डोहेक्सोज या फिर एल्डिहाइड में आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पेंटोज। पेंटोज भी एल्डिहाइड में आता है। तो ये इसके क्रियात्मक समूह हो गए, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हम डिवीज़न पीछे की तरफ चलते हैं, तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके सूत्रों को देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हमने कवर किया कौन सा? मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड को देखा, ये पूरा हमने कवर किया, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड इसको देखेंगे, तो मोनोसैकेराइड में हमने क्या क्या पढ़ा? मोनोसैकेराइड में हमने देखा पेंटोज हेक्सोज के बारे में, ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंसुलिन के बारे में देखा, फिर डायबिटीज़ के बारे में देखा, शुगर के बारे में पूरा पढ़ा, फ्रक्टोज के बारे में देखा, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, पेंटोज, ये देखा हमने, और फिर उसके ग्रुप्स को देखा। अब अगला जो पार्ट है हमारा उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। इसमें जो शुगर की मात्रा होती है 2 से 9 होती है, ठीक है। इसके कितने प्रकार होते हैं ओलिगोसैकेराइड के? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड हो गया, ट्राइसैकेराइड हो गया, फिर टेट्रासैकेराइड और पेंटा।
अब ये जो हैं ये इतने प्रकार होते हैं, इसमें शर्करा की मात्रा 2 से 9 होती है शुगर लेवल, ठीक है। अब देखिए डाइसैकेराइड में 2 शुगर होते हैं, डाई मतलब 2, ट्राई में 3 शुगर होता है, टेट्रा में 4 शुगर होता है और पेंटा में 5 शुगर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जो है उसमें क्या क्या आता है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। तो डाइसैकेराइड में क्या क्या आएगा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो सबसे पहले सुक्रोज को देखते हैं। सुक्रोज, तो जो सुक्रोज है सबसे पहले हम लोग जैसे कि हमारे सारे प्रकार है उसमें से डाइसैकेराइड को देखेंगे, ठीक है, डाइसैकेराइड को देखेंगे। तो डाइसैकेराइड में हम लोग देखेंगे कि डाइसैकेराइड जो है यह कैसे बना, सुक्रोज, ठीक है, क्योंकि डाइसैकेराइड में सुक्रोज, फ्रक्टोज आएगा, लैक्टोज आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं डाइसैकेराइड में कितना 2 शुगर होता है। अब ये सुक्रोज क्या है भाई, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, क्या क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये क्या होता है, ये होता है सुक्रोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। इसका फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का होता है C6H12O6, ठीक है। और सुक्रोज जब बन गया तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C12H22O11 और H2O। सुक्रोज जो है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ, मतलब ये सोर्स कहाँ कहाँ से हमें मिलता है सुक्रोज, घरेलू चीनी जो होता है, हाउस होल्ड शुगर के नाम से भी सुक्रोज को वहाँ से प्राप्त होता है। टेबल शुगर या केन शुगर के नाम से भी इसका जाना जाता है, सुक्रोज को टेबल शुगर या केन शुगर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बना सुक्रोज, और ये क्या है, ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड याद रखिएगा। अब बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बना, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर के क्या बनता है, ये बनता है लैक्टोज, और इसको बोलते हैं मिल्क शुगर के नाम से इसको जाना जाता है, दुग्ध शर्करा कहते हैं इसको। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 और गैलेक्टोज का C6H12O6, ठीक है। और ये जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया, ये बन गया लैक्टोज, और इसको C12H22O11 लैक्टोज बोलेंगे और प्लस H2, ठीक है। तो ये क्या बना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल करके लैक्टोज बने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल करके सुक्रोज बना, उसी प्रकार से यहाँ पर लैक्टोज कैसे बना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के लैक्टोज बना। अब बात करते हैं माल्टोज कैसे बनता है। तो इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज को शामिल कर देते हैं तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और या तो C6H12O6, ठीक है। जब मिलेगा तो क्या बनेगा, माल्टोज, इसका फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है, इसका जो है फॉर्मूला होता है। अब माल्टोज का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ से मिलता है आपको माल्टोज, आप क्या खाएंगे, अगर जौ के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें माल्टोज रहेगा। बॉइल्ड राइस, जैसे चावल का जो पानी है उसको धोते हैं ना, तो उसमें जब उसको उबालते हैं, उसके उबालने के बाद जो है कुकर में अगर चावल नहीं बन रहा है और उसको उबाला जा रहा है तो उसमें उसका जो पानी रहेगा, लिक्विड फॉर्म जो निकलेगा, उसमें माल्टोज होता है, ठीक है। बॉइल्ड राइस वाटर में, उबले हुए चावल के पानी में जो है क्या होता है, माल्टोज होता है। तो हमने कितने प्रकार अभी देखे, हमने देखा सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड का जो प्रकार है डाइसैकेराइड को पढ़ा, ठीक है। अब अगला क्या आता है, अब आता है ट्राई। तो डाइसैकेराइड में हमने सुक्रोज को देखा, लैक्टोज को देखा और माल्टोज को देखा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ट्राइसैकेराइड को पढ़ेंगे। तो ट्राइसैकेराइड जो है, देखिए इसमें शुगर के कितना होता है, 3 शुगर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 होते हैं, एक होता है मैल्टोइस और दूसरा होता है रैफनॉइस, ठीक है। और ये हमें ट्राइसैकेराइड में जो रैफनाइज है ये कहाँ से मिलता है, ये बीन से, जो बीन्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकलीज खाते हैं, गोभी खाते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें रैफनीज मिलता है, ठीक है, रैफनीज। और ये जो है रैफनीज, यह ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है,
फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज तीनों, रैफनीज जो है इसमें तीनों होते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, फ्रैक्टोज का C6H12O6 होता है, गैलेक्टोज का C6H12O6। और जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है हमारा C18H32O16 प्लस H2O। ठीक है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रैफनीज। ठीक है, तो ये ट्राइसैकेराइड कहलाएगा। फिर चौथा जो हमारा था टेट्रासैकेराइड। ठीक है, टेट्रासैकेराइड, इसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है, इसमें शुगर की मात्रा 4 होती है। इसको स्थैथनोज कहते हैं। ठीक है, स्थैथेस कहते हैं। यह जो पीली पत्तियां होती हैं ना उसमें पाया जाता है, पीली पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, और यह कैसे, फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, C24H42O21 प्लस 3H2O। रैफनीस में शुगर लेवल 3 होता है, गैलेक्टोज में 1 होता है, और ये दोनों जो होते हैं यह स्थैथेस के टाइप हैं। ठीक है, अब बात करें तो हमने ये सारे जो इसके प्रकार थे ओलिगोसैकेराइड के सारे प्रकार को हमने देख लिया। अब बात करते हैं एक क्या क्या हम लोगों ने देखा उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने मोनोसैकेराइड को देखा। मोनोसैकेराइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में 1 शुगर, ओलिगो में हमने पढ़ा था 2 से 9 शुगर, और पॉली में 10 से लेकर के इन्फिनिटी शुगर, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे शुगर्स की मात्रा हो सकती है। तो हमने मोनोसैकेराइड को अच्छे से डिटेल में देखा, उसमें हम लोग ग्लूकोज को देखा, फ्रक्टोज पढ़ा, गैलेक्टोज पढ़ा, पेंटोज को देखा। फिर ओलिगोसैकेराइड में हम लोगों ने सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, मैल्टोराइज, रैफनीज और स्थैथेज को देखा। ठीक है, और जो इसी के अंदर का जो पार्ट था यानी जो ओलिगोसैकेराइड था कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। ठीक है, 3 प्रकार के थे। तो ये 3 कौन कौन से थे, डाइसैकेराइड जिसके ये सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज को पढ़ा हमने। फिर ट्राइसैकेराइड जिसमें माल्टोज और रैफनोज को पढ़ा। फिर टेट्रासैकेराइड पढ़ा जिसमें स्थैथेस के बारे में जाना, स्थैथेस। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा लास्ट बचा पॉलीसैकेराइड, जिसमें शुगर की मात्रा 10 से लेके कितनी होती है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में ये कहाँ पाया जाता है, यह होता है सेलुलोज में। कहाँ, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जो है यह पॉलीसैकेराइड जो शर्करा होती है यह सेलुलोज में। और ये सेलुलोज जो है इसका उपयोग की बात करें, पहले ये इसको देखते कहाँ मिलेगा सेलुलोज। पौधों की पत्तियों में, जो प्लांट होते हैं पौधों की पत्तियों में सेलुलोज पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल ऑफ द प्लांट यानी पौधों की कोशिका भित्ति में भी सेलुलोज मिलता है। ठीक है, और मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन, याद रखिएगा फैक्ट पूछता है, मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, सेलुलोज पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमने सेलुलोज के बारे में कुछ फैक्ट देखा। अब कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है सेलुलोज का, कागज़ के उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, और दवाई के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। सेलुलोज जो है किसका बहुलक है, ठीक है, सेलुलोज जो है किसका बहुलक है, ग्लूकोज का, क्योंकि हमने ग्लूकोज से ही देखा। उसके बाद प्लांट ऑफ द सेल यानी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज की। प्रकृति में पाए जाने वाला प्रचुरतम सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में पाया जाता है, और वो क्या है, वो है सेलुलोज। ठीक है, रेयॉन किसका बहुलक है, तो ये जो है सेलुलोज का बहुलक है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में, सेलुलोज से बनने वाले क्वेश्चंस। अब आते हैं, तो हमने सेलुलोज के बारे में क्या क्या देखा, यह प्लांट की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, यह पौधों की कोशिका भित्ति में होता है, हमारे बॉडी में जो है सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, और सेलुलोज पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, और कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, दवाई उद्योग में जो है इस्तेमाल होता है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं काइटिन, काइटिन क्या है।
काइटिन जो है प्रकृति में दूसरा सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में दूसरा सब सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है काइटिन। काइटिन कीड़ों की सबसे ऊपरी परत होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर के बनी हुई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काइटिन कीड़ों जो कीड़ा होता है ना, उसकी सबसे ऊपरी परत जो कठोर परत होती है कीड़े की, इसको काइटिन कहते हैं। ठीक है। और कवक की कोशिका भित्ति भी काइटिन की मिलकर बनी होती है। ये सभी क्या है, ये सभी पॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे। अब स्टार्च की बात करें। स्टार्च पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट का रूप है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, C6CO2 प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला है पूरा 12H2O, यानी पूरा फोटोसिंथेसिस का 6CO2 प्लस 12H2O। और सनलाइट से हमें सनलाइट लिए और नीचे प्लांट से लिए क्लोरोफिल जो है चेंज होकर के क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, यानी C6H12O6 बनेगा और CO2 6CO2 प्लस H2O 6 बनेगा। तो यह स्टार्च कहलाएगा। तो मानव के द्वारा सर्वाधिक खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। हम लोग कौन से कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, और वो क्या है, वो है स्टार्च। हम बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन यह एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट है। मानव को सम्मिलित करके जंतुओं में संचित कार्बोहाइड्रेट का रूप है। ग्लाइकोजन मानव शरीर में लीवर में संचित होता है और मानव में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो ये ग्लाइकोजन है जो कि एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हेपरिन क्या होता है, हेपरिन यह भी पता है, लास्ट हम लोग जो देख रहे थे पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है जिसमें शुगर की मात्रा 10 से लेकर के कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और यह थक्का रोधी पदार्थ यानी एंटी क्लॉटिंग एजेंट के रूप में हेपरिन जो है कार्य करता है। तो हम लोगों ने ये देखा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित उसकी पूरी डिटेलिंग के साथ। अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का महत्व। अगर हम महत्व की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, अगर आप 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो आपको लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा की भांति मानव शरीर को शक्ति और ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व की बात करें, मानव शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने में इस्तेमाल होता है। ऊर्जा के भंडारण में इसका इस्तेमाल होता है। आरएनए और डीएनए का घटक है। ठीक है, सेलुलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति के निर्माण में हेल्प करता है। प्रोटीन की बचत करने में भी सहायक है। भोजन को स्वाद प्रदान करने में हेल्प करता है। आहार को परिमाण प्रदान करने में जो है, ये सभी इसके महत्व हैं। इतने सारे पॉइंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के महत्व के। अब क्या क्या लाभ होता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है, एफ्लिप्ट मूड, ठीक है ना, फिर बेहतर नींद मतलब मूड चेंज में हेल्प करता है। जैसे हम लोग जो अगर स्ट्रेस में है तो फिर कॉफ़ी चाय ग्लूकोज ऐसे लेते हैं तो मूड तुरंत चेंज हो जाता है। बेहतर नींद में हेल्प करता है, रोगों को रोकने में हेल्प करेगा, शरीर को फाइबर प्रदान करेगा और ब्लड क्लॉट को, हमने पीछे देखा था ना, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। ये सभी क्या है, लाभ है। अब कुछ इसकी कमी से लक्षणों की अगर हम बात करें, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट संतुलन मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होता है। यदि इसकी मात्रा कम हो जाए तो शरीर में निम्नलिखित लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं, जैसे त्वचा में झुर्रियाँ, एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, चेहरे की चमक कम होना, ऊर्जा में कमी और थकान कमजोरी होना, कोर्टिसोस या मांसपेशी है, ये सभी जो हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी के लक्षण हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं भाई, मतलब अधिकता से होने वाले, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिक सेवन करें तो क्या क्या रोग हो सकते हैं। यदि आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी
ऊर्जा की आवश्यकता की संपूर्ति नहीं होगी। हमें एनर्जी, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, जिससे व्यक्ति कमज़ोर महसूस करता है और उसकी कार्य क्षमता भी क्या होती है, घट जाती है। और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता भी शरीर के लिए नुकसान, अगर हम बहुत अधिक सेवन कर रहे हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को देखें तो मीठे फलों और शहद में हमने पीछे बात किया, जो मीठे फल होते हैं उसमें कौन सी शर्करा होती है, उसमें होता है फ्रक्टोज। मानव के यकृत में स्टोर होने वाली शर्करा कौन सी होती है, ग्लाइकोजन, ठीक है, मानव के शरीर में स्टोर होने वाली शर्करा कौन सी होती है, ग्लाइकोजन। किस प्रकार की वसा के सेवन में एंथेरोर क्लेरोसिस नामक रोग होता है, संतृप्त वसा, ठीक है, किस प्रकार की वसा के सेवन में एंथेरोर क्लिंसोसिस नामक रोग होता है, तो संतृप्त वसा। फिर रुधिर में वसी पदार्थ का संचरण किस रूप में होता है, तो लाइपोप्रोटीन के रूप में। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है, तो ग्लोबिन की सहायता से। उसके बाद वसी अम्लों के अनुकरण, वसी अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं क्या, CH और COOH, ठीक है, वो ग्रुप्स जो हमने बताया था पीछे। फिर बहुलीकरण में मोनोसैकेराइड किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जो है ये जुड़े हुए होते हैं। अब कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि हमने देखा था इसकी अधिकता और कमी से, तो कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, पॉम्पे रोग, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो पॉम्पे। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोज, म्यूकोलिपिडोसिस, हर्लर सिंड्रोम या ग्लैक्टोसीमिया, ये सारे जो हैं अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो फिर ये रोग हो सकते हैं। कौन कौन से, गैलीफैक्टोसीमिया, हर्लर सिंड्रोम, म्यूकोलिपिडोसिस या माइक्रोपॉलीसैकेराइडोज या पॉम्पे रोग। और अगर बहुत अधिक मात्रा में हम लोग, तो एक तो मोटापा हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है और हार्ट संबंधित प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो ये सभी जो हैं कार्बोहाइड्रेट से संबंधित रोग हो गए। तो हमने बहुत ही डिटेल के साथ पूरा कार्बोहाइड्रेट जो है अच्छे से कवर किया है। अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जितने भी एग्ज़ाम्स, चाहे वो MP टेट की एग्ज़ाम हो टीचिंग है या महिला पर्यवेक्षक हो या MPPSC, उससे संबंधित सारे फैक्ट क्वेश्चंस अपडेट जो है आपको देते रहेंगे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर कवर किया है बहुत ही डिटेल के साथ अच्छे से किया है, आप इसका नोट्स बनाइए और प्रॉपर इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।